नमस्कार, मैं हूं अजय। आज वर्चस्व में बात यूपी के उस दबंग की जिसने अपराध और सियासत के बीच रिश्ते की पहली गांठ बांधी, जिसने अपराध को भी जातीय खांचों में बांटकर अपना वोट बैंक बनाया। सत्ता मिली तो सबका साथ मिला और वो बन गया बाहुबलियों का गॉडफादर। सम्मान की चाहत बढ़ी तो सर्वस्व की भूख में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई, जिसके अहम किरदार थे हरिशंकर तिवारी। कहानी गोरखपुर की है, जिसके सत्ता संघर्ष की लपटों में समूचा पूर्वांचल चल उठा। ये 60 का दशक था। गोरक्षपीठ के तत्कालीन महंत दिग्विजयनाथ की इलाके में तूती बोलती थी और शहर के दूसरे प्रभावशाली शख्स थे सूरत नारायण मणि त्रिपाठी, जिन्होंने गोरखपुर विश्वविद्यालय की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई थी। इसी विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी की बैठक में दिग्विजयनाथ ने सूरत नारायण मणि त्रिपाठी के साथ बदसलूकी की, जिसका विरोध दर्शक दीर्घा में बैठे छात्र हरिशंकर तिवारी ने किया। ये हरिशंकर तिवारी की पहली दस्तक थी। और यह बात जब आई कि महंत जी ने पंडित सत्यनारायण मणि को अपशब्दों का प्रयोग किया है और धमकी दिया है, तो पंडित जी के अंदर जो स्वाभिमान था ब्राह्मणों का, वो उसको दबा नहीं पाए और विरोध कर दिए। उस विरोध के परिणाम स्वरूप दिग्विजयनाथ ने पंडित जी को अपना दुश्मन मान लिया और विरोध करना शुरू कर दिया। वो वर्चस्व की लड़ाई वहीं से शुरू हुई। इस घटना के कुछ ही दिनों बाद कहते हैं यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम के दौरान कुछ युवकों ने दिग्विजयनाथ पर हाथ उठा दिया, जिसका आरोप हरिशंकर तिवारी और उनके सहयोगियों पर लगा। तिवारी अब दिग्विजयनाथ से जुड़े लोगों के निशाने पर आ गए। आप जानते हैं कि पीठ जो है वो बहुत बड़ी पीठ थी और उनका आदमी था। यहाँ से शुरू हुआ, उनके जितने गुर्गे थे, जितने लोग थे, उस अपमान का बदला लेने के लिए पंडित जी के पीछे पड़ गए। तो जो लोग पंडित जी के पीछे पड़े और जो लोग पंडित जी को मारना चाहते थे, तो पंडित जी के बचने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। इसलिए पंडित जी ने अपनी आत्मरक्षार्थ किया। पंडित जी ने कहीं अटैक नहीं किया। आज हरिशंकर तिवारी इन घटनाओं को बीती बातें बता रहे हैं। अब क्या उसको बताएं, बीती हुई बातें। बीती ताई विसार दे, आगे की सुन ले। इमरजेंसी खत्म हो चुकी थी। ये वो दौर था जब शहर जातीय आधार पर दो गुटों में बंट चुका था। हरिशंकर तिवारी ब्राह्मण चेहरे के तौर पर उभरने लगे थे, दूसरा पक्ष ठाकुरों का था और यहीं से शुरू हुआ हत्याओं का एक अंतहीन सिलसिला। इसका एक केंद्र बना गोरखपुर विश्वविद्यालय। यहाँ के छात्र नेता दोनों गुटों में अपनी महत्वाकांक्षाएं देखने लगे। 1978 में कॉफी हाउस के पास छात्र नेता बलवंत सिंह को गोली मार दी गई, जिसका आरोप हरिशंकर तिवारी के करीबी रुदल सिंह पर लगा। कुछ ही दिनों बाद इसका बदला ले लिया गया, जब गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के तत्कालीन मंत्री रंग नारायण पांडे की 2 साथियों समेत हत्या कर दी गई। कहते हैं इस तिहरे हत्याकांड को रविंद्र सिंह के इशारे पर अंजाम दिया गया। इन चीज़ों को लेकर के खूनी खेल होने लगे। रविंद्र सिंह की हत्या हो गई, तो उधर रंग नारायण पांडे की हत्या हो गई। तो इसके चलते चलते क्या हुआ, ये जंग जो है इस तरह से बढ़ता चला गया कि वो पूरी तरह अपराध की पृष्ठभूमि में आ गई। रविंद्र सिंह तब विधायक बन चुके थे और काफी तेजी से सियासत में अपना मुकाम बना चुके थे। इसी दौरान 30 अगस्त 1979 को लखनऊ जाते समय रेलवे स्टेशन पर रविंद्र सिंह पर स्टेन गन से हमला किया गया, जिसमें रविंद्र सिंह समेत 3 लोगों की मौत हो गई।
सन 1979 में उनकी कुछ आताताइयों ने ये देखते हुए कि इनका राजनीतिक कद इतने कम समय में इतने तेज़ी से बढ़ रहा है, कुछ आताताइयों ने उनको गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर गोली मारकर सन 30 अगस्त सन 1979 में उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। रविंद्र सिंह की हत्या की खबरों से पूरा प्रदेश सकते में आ गया। इस हत्याकांड में हरिशंकर तिवारी का नाम सामने आया। यह हत्याकांड रंग नारायण पांडे की हत्या का बदला करार दिया गया। जैसे खुल के कोई चीज सामने नहीं आया था, खुल के कोई चीज सामने आई नहीं थी, लेकिन नाम लेने वाले तो बहुत लोगों का नाम लेते हैं, हरिशंकर तिवारी का और भी तमाम बड़े बड़े राजनेताओं का भी नाम लोग लेते थे। साबित नहीं हो पाया, कुछ साबित नहीं हुआ। वर्चस्व की इस जंग में हरिशंकर तिवारी के खिलाफ वीरेंद्र प्रताप शाही ने कमान संभाली और ठाकुरों के नए नेता बने। और वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी के बीच में एक जंग शुरू हो गई। उसको नाम दिया गया ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद का संघर्ष। लेकिन वो संघर्ष फिर जातिगत संघर्ष न रह करके जो है वो एक बड़े अपराध की ओर बढ़ने लगा। 80 के दशक तक गोरखपुर गैंग वॉर के लिए पूरी दुनिया में विख्यात हो चुका था। शहर की गलियां गोलियों की गूंज से दहलने लगी थी। दोनों गुटों के लोग एक दूसरे को किसी कीमत पर खत्म कर देना चाहते थे। वीरेंद्र प्रताप शाही पर 7 बार जानलेवा हमला हुआ। अखबार गैंग वॉर की खबरों से पटे रहते थे। ये लड़ाई अब गोरखपुर की सरहद पार कर चुकी थी। पूरा पूर्वांचल एक युद्ध क्षेत्र में तब्दील हो गया था और यह संघर्ष करीब 50 लोगों को मौत की नींद सुला चुका था। माफियावाद का जो दौर था वो इस समय काफ़ी तेज़ी से था और उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो अपराध में शिकागो का नाम आता था उसकी तुलना गोरखपुर से की जाने लगी। लोग दहशत में जीने को मजबूर थे। 80 का यही दौर था जब सियासत का अपराधीकरण होने लगा था। सियासत का वरद हस्त मिलने के बाद माफिया बेलगाम हो चुके थे। अपराध अपने चरम पर था। सियासत भी 2 गुटों में बंटने लगी थी। ऐसे में सत्ता के गलियारे में बड़ा बदलाव हुआ। गोरखपुर के वीर बहादुर सिंह 1985 में नए मुख्यमंत्री बने। वीर बहादुर सिंह के सामने माफिया ही सबसे बड़ी चुनौती थी। माफिया पर लगाम लगाने के लिए गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी और जल्द ही हरिशंकर तिवारी को गिरफ्तार कर लिया गया। तिवारी के धुर विरोधी वीरेंद्र शाही राजनीतिक चोला पहन चुके थे। हरिशंकर तिवारी भी अपनी छवि बदलने को लेकर बेकरार थे। इन्हीं दिनों 1985 विधानसभा के आम चुनाव हुए। हरिशंकर तिवारी ने जेल में रहते हुए चिल्लू पार से विधानसभा का चुनाव लड़ा। ब्राह्मण बहुल इस सीट से हरिशंकर तिवारी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक बने। इसके बाद हरिशंकर तिवारी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कांग्रेस का दामन थामकर वो लगातार विधायक बनते रहे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि चिल्लू पार ही वो जगह है, वो विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से हिंदुस्तान में राजनीति के अपराधीकरण की शुरुआत हुई। 90 का दौर आ चुका था। देश में उदारीकरण के बाद बदलाव की बयार तेजी से बहने लगी थी। ये बदलाव हर क्षेत्र में दिखने लगा था। हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच गैंग वॉर भी अब थम चुका था। लड़ाई अब जाति वर्चस्व से निकलकर पैसे की तरफ मुड़ चुकी थी। अब सरकारी टेंडर वर्चस्व की जंग का प्लेटफॉर्म बन चुके थे, जिसका सबसे ज्यादा असर रेलवे के ठेकों पर पड़ा। इसी दौरान लखनऊ में रेलवे के ठेकेदार विक्रम सिंह की हत्या हुई, जिसका आरोप एक बार फिर हरिशंकर तिवारी पर लगा, जिसके बाद हरिशंकर तिवारी पर टाडा लगा दिया गया। अब तक हरिशंकर तिवारी पर 32 से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके थे।
सारे मुकदमे में वो 120(b) के आरोपी थे वो, और 120(b) साबित न होने के कारण अदालत से वो बरी हो गए। और आज के 10 साल पहले, 5 साल पहले मैं बता दूं, 10 साल पहले पंडित जी के ऊपर कोई केस नहीं है। अब तक हरिशंकर तिवारी राजनीति में अपनी गहरी पैठ बना चुके थे और यही वो दौर था जब यूपी की सत्ता में सबसे ज्यादा हलचल हो रही थी। पूर्ण बहुमत नहीं मिलने के चलते सरकारें बन और गिर रही थी। 1997 में कल्याण सिंह की अल्पमत सरकार को जब बहुमत की जरूरत पड़ी तो हरिशंकर तिवारी की अगुवाई में कांग्रेस के कुछ विधायकों ने अलग होकर लोकतांत्रिक कांग्रेस नाम से पार्टी बना ली और कल्याण सिंह की सरकार का समर्थन कर दिया। इनाम में इन्हें सरकार में मंत्री का ओहदा मिला। इसके बाद 2007 तक वो सरकारों में बतौर वजीर अपने कद को बड़ा करते रहे। इनके सपोर्टर थे एमएलए इतने लोग कि चाह करके भी लोग बिना इनका सहयोग लिए चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। और जितनी भी सरकारें बनी इनके समय में, सारे लोगों ने पंडित जी का उपयोग किया, पंडित जी को उपयोग किया और फिर छोड़ दिया। गॉडफादर की छवि बदलकर हरिशंकर तिवारी किंग मेकर की भूमिका में आ चुके थे, लेकिन समय फिर बदला। 2007 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी प्रत्याशी राजेश तिवारी ने हरिशंकर तिवारी को हरा दिया। यह हार अप्रत्याशित थी। 2012 के चुनाव में एक बार फिर हरिशंकर तिवारी को हार का सामना करना पड़ा। हरिशंकर तिवारी को हराने वाले विधायक राजेश तिवारी ने आरोप लगाया कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। चुनाव लड़े हम लोग, जब जीते हम लोग तो मुझे एलआईयू के अधिकारियों के द्वारा एसएसपी को सूचना मिली। एसएसपी कहता है कि सर आपको जान को खतरा है और भारी फोर्स के साथ आपको व्यवस्था की जा रही है। हालांकि हरिशंकर तिवारी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और आरोप साबित करने की चुनौती दी। हम तो उनको मक्खी के बराबर भी नहीं समझते हैं। जनता जो है, ये तो जनता है महान, और वोट का जो सिस्टम है वो, और कुछ नहीं। कभी एक लपड़ भी मारे हैं चुनाव में राजेश तिवारी को? अगर मैं माफिया ही हूँ और आतंकवादी हूँ तो कभी मारता कि नहीं मारता उनको? कभी गाली दिया राजेश तिवारी को? कभी गॉडफादर तो कभी किंग मेकर कहे जाने वाले हरिशंकर तिवारी कहते हैं कि उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की। मैंने किसी के मुंह से दूध और उसका निवाला नहीं छीना है। दूध पिलाया है गरीब को। हरिशंकर तिवारी अब अपनी राजनीतिक विरासत बेटों को सौंप चुके हैं। हरिशंकर तिवारी के छोटे बेटे चिल्लू पार से 2017 का विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे बेटे लड़ रहे हैं चुनाव, तो कौन कब क्या कैसी परिस्थिति बनी है उस पर निर्भर करेगा कि हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे। आज की परिस्थिति में तो मेरे लड़के ही लड़ेंगे चुनाव। 90 के दौर में वर्ग संघर्ष का तो अंत हो गया, लेकिन माफिया का एक नया रूप सामने आ रहा था। हरिशंकर तिवारी की सल्तनत को कुछ नई उम्र के लड़के चुनौती देने में लगे थे। जाहिर है जंगल के नए दावेदार आ चुके थे। गोरखपुर से दीपक श्रीवास्तव के साथ संदीप पांडे, इलेक्शन डेस्क, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।